हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के आपको 3 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं रेगुलर के, वो हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, चाहे कोई सा भी करंट अफेयर हो। दूसरा ये फ़ायदा होगा कि डे टू डे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा है, फॉरेन में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी न्यूज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगी, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या मतलब कोई भी आप ले लो, IMF आ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल देता रहूँगा। तो लगातार रिवीजन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, 1-2 महीने में आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है वो याद होना शुरू हो जाएंगी। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही वीडियो आएगा, तुरंत मैं उसको टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होगा, उसमें मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डालता रहूँगा, और उसमें मैं आपका जो है वो वीडियो लिंक भी जो है वो डाल दूंगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। छोटा सा वीडियो होगा, 8 से 10 मिनट का, ज़्यादा टाइम वेस्ट जो है वो आपका नहीं करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है, अभी पता है आपको, आने वाले 1-2 महीने में जो है इलेक्शंस का अभी जो है सीज़न चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, पार्टीज़ जो है अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है। मैनिफेस्टो क्या होता है, मतलब इसमें लिखा होता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम लोग क्या क्या करेंगे। तो बीजेपी ने जो है अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, उसमें मोदी जी भी जो है वो प्रेजेंट थे, और मोदी जी ने कहा है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है। जब उन्होंने जो है इस मैनिफेस्टो को रिलीज़ किया, और इसमें जो है उन्होंने बहुत सारी अपनी अचीवमेंट्स बताई, और बोला कि अभी जो टेंशन्स चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, अभी जो टेंशन्स चल रही हैं उनको टैकल करने के लिए, आपको पता है रूसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैंने कल ही बताया था, ठीक है। तो उसको लेके मोदी जी ने बताया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है नेशन की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो और ताकि हमारा जो विकसित भारत का, डेवलप्ड कंट्री बनने का 2047 तक का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके, और हम अपने आप को एक विश्व बंधु, मतलब एक पूरे वर्ल्ड का जो है एक दोस्त के रूप में जो है हम अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करें। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी, और हमें जो है वो मिलनी चाहिए। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की जो है उसके ऊपर भी हम लोग जो है काफ़ी फोकस करेंगे आने वाले 5 सालों में। और वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी, उसके ऊपर तो फोकस करेंगे ही करेंगे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मतलब उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कल ही मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट जो स्टेट बनी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया है, उसका नाम मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपने कल का न्यूज़पेपर नहीं देखा है तब भी आप मुझे जो है सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रिसेंटली जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, जो कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आते हैं, ठीक है, जो कि पार्ट 3 में जो है जिनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सॉरी, पार्ट 4 में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP को हम लोग देखते हैं, जिसमें आर्टिकल 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर में आता है। इसके बारे में पूरी डिटेल दे दिया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे उस स्टेट का नाम। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। देखो अभी क्या है, अभी चल रहा है इलेक्शंस का मौसम, तो ज़्यादा जो न्यूज़ होंगी ना वो पॉलिटिकल होंगी, मतलब आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो उन न्यूज़ को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमको काहे को घुसना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी बस उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी क्या हो रहा है, गंगा के किनारे जो है छठ फेस्टिवल बनाया जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं चेटी छठ फेस्टिवल। मतलब अभी आपको पता है नया साल आया है, ठीक है, जो अप्रैल महीने में, बैसाख के महीने में आता है, तो उस टाइम पे बिहार में बनाया जाता है खेती छठ फेस्टिवल, ठीक है, मतलब सूरज भगवान की इसमें पूजा जो है वो की जाती है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कौन सा फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है। उसके बाद ईरान वॉन्ट्स इजराइल रिटेलिएशन विल ट्रिगर लार्ज रिस्पॉन्स। तो मैंने आपको पहले बताया था इजराइल ने क्या किया, सीरिया के अंदर में जो ईरान की एम्बेसी है वहाँ पे जो है स्ट्राइक की, जिसके बाद कुछ वहाँ पे लोग मारे गए ईरान के। ईरान ने बोला था उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे, और कल ही ईरान ने जो है रिस्पॉन्स किया, ठीक है, अपनी मिसाइल्स जो है वो इजराइल की तरफ भेजी, और जिसमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है इजराइल का। और
अभी इजराइल ने बोला है कि इसके ऊपर हम लोग जो है और ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब एक वॉर टाइप सिचुएशन जो है दोनों कंट्रीज़ में जो है बनने लगी है, अभी ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी मतलब काफ़ी टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है। पहले जो है इजराइल ने हमला किया ईरान की एम्बेसी पे, फिर ईरान ने हमला किया, और इजराइल जो बोल रहा है अब हम और ज़्यादा जो है इसके ऊपर हम लोग जो है वो रिस्पॉन्स जो है हम लोग पक्का देंगे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन जो है वाली सिचुएशन जो है वो चल रही है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया बस वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक हीरो जो है साउथ का सुरेश बंदा, ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब ये इन्वायरमेंट के बारे में एक परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कहाँ है, ये कहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, हुसैन सागर लेक, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, वरना मैं इसको हाईलाइट नहीं करता। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो इसमें जो है बाकी ये सब देखो, एक पेज तो पूरा इलेक्शन का ही आता है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, सिमल्टेनियस इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है वो बात की है बीजेपी ने, तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो भाई उसको क्या कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अनदर इंडियन मिलिट्री टीम हैज़ लेफ्ट मालदीव से मीज़ू। मीज़ू कौन है, ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, और ये थोड़े से प्रो चाइनीज़ है। ठीक है, जब पिछले साल ये प्रेसिडेंट बने थे मालदीव्स के, आपको पता है ना मालदीव श्रीलंका के थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब ये जो है प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एक्शन लिए, मतलब ये चाइना को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। जितनी भी मिलिट्री थी इंडिया की उसको वहाँ से हटा दिया। ठीक है, मतलब वो अभी भी वहाँ से जो मिलिट्री है इंडिया की उसको निकाला जा रहा है। जो भी आर्मी पर्सनल डिप्लॉय थे, इंडिया के कुछ हाइड्रोग्राफिक सर्वे चल रहे थे मालदीव्स के अंदर, उनको भी इन्होंने बंद करवा दिया। तो और पीछे जो है एक कमेंट भी किया था। ठीक है, टूरिज़्म को लेके जो है कमेंट किया था, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था, आपने मतलब सुना ही होगा। तो इंडियन जो टूरिज़्म है उन्होंने अपनी जो टिकट्स थी वो कैंसिल करवा दी थी मालदीव्स की। तो उसके बाद सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई थी, और जो सेकंड बैच है इंडियन मिलिट्री पर्सनल का, वो अभी भी वहाँ से जो है वो निकल रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बोला है कि पूरी जो मिलिट्री है वो वहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि हम लोग किसी भी कंट्री को जो है अपने बॉर्डर एरिया के अंडर में किसी भी कंट्री की मिलिट्री को नहीं रखना चाहते हैं। मालदीव्स की कैपिटल क्या है, मेल, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये कंट्री जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, अर्बनाइजेशन नो लिबरेटिंग फोर्स फॉर दलित। अर्बनाइजेशन क्या होती है, अर्बन जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे लोग माइग्रेट करते हैं जॉब के लिए, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं, सेटल होने के लिए। ठीक है, या फिर अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। तो अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करते थे कि दलित जो लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग थोड़े से पिछड़े हैं। तो वो मानते थे कि जो दलित लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, शेड्यूल कास्टीज़ हैं, उनको शहरों में जाना चाहिए, वहाँ पे उनको फ़ायदा हो सकता है, अच्छी लिविंग कंडीशन मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे किसी के साथ इतना लेना देना नहीं होगा। लेकिन गांधी जी का ऐसा नहीं मानना था। गांधी जी बिलीव करते थे कि गाँव में जो है, इंडियन गाँव जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और जो ज्योतिराव फूले हैं, ज्योतिराव फूले कौन है, ये महाराष्ट्र के, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे शेड्यूल कास्टिस लोगों को हिस्ट्री में। तो इनका भी यही मानना था कि अर्बनाइजेशन जो है वो हेल्प कर सकती है शेड्यूल जो कास्ट के लोग हैं उनको लिबरेट होने में, उनकी आज़ादी के लिए। लेकिन इस आर्टिकल में इसी चीज़ की चर्चा की गई है कि ऐसा नहीं है, शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हालांकि भीमराव अम्बेडकर ने खुद भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी जब वो शहर में आए थे। बहुत सारे ऐसे स्किल्ड वर्कर थे जिनको जो है, जो दलित थे, उनको काम नहीं मिलता था मिल्स में, लेकिन फिर भी वो शहरों को एक लिबरेटिंग फोर्स मानते थे। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है मतलब काफ़ी जो है प्रॉब्लम चलती है। ठीक है, शहरों के अंदर में अभी भी जो है मतलब अनटचेबल्स को जो है थोड़ा सा उनको जॉब्स में या हर चीज़ में जो है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि हालांकि अम्बेडकर जो है उनका मानना था ऐसा होगा, लेकिन अभी भी जो है कोई ज़्यादा सुधार जो है वो नहीं आया है। इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ की हुई, अभी आपने देखा होगा यूपी में क्या हो रहा है ना, यूपी में बहुत सारी जगह पे जो मीट शॉप्स थी स्ट्रीट्स के अंदर, उनको बंद कर दिया गया कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी भी रिलीजन बेसिस या कास्टिज़म को जो है वो इफेक्ट करती है, यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से हमें बाहर आना पड़ेगा। डिकोडिंग द जजमेंट ऑन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसको लेके एक इशू हुआ था। क्या इशू हुआ था, लगभग 6000 ट्रीज़ को जो है वो इलीगली यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इलीगली काट दिया गया था, जिसके बाद वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसका संज्ञान लिया, इस चीज़ को देखा कि क्यों ऐसा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है काफ़ी फटकार लगाई थी कि इस तरह से ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या आएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर में।
तो वहाँ पे इशू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हालांकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1962, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टेट का मेन फोकस रहता है वो रेवेन्यू को लेकर रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक जजमेंट आई थी, ठीक है। तो ये जो इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसने कहा था कि अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करके, और ठीक है, कैनॉट बी अचीव्ड, उन्होंने कहा था कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकते हैं इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करके, ख़राब करके, और ये लोगों के जो राइट है हेल्दी रहने का, उसको भी जो है वो मतलब हर्ट करता है, ठीक है, उसको भी वायलेट करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जजमेंट दी थी। कब आई थी ये जजमेंट, कब आई थी? 1983 में। उसका भी उल्लंघन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये जो है उसी को लेके, जिम कॉर्बेट पार्क को लेके ही ये जो है वो आर्टिकल आया है, जिसके बारे में मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है। फर्टिलिटी लेवल ड्रॉप बिलो 1 इन मैनी एशियन स्टेट्स। एशियन स्टेट्स में, बहुत सारी एशियन स्टेट में जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब जो फर्टिलिटी रेट क्या होता है, कोई भी जो वुमेन है वो कितने बच्चों को जो है मतलब जन्म देती है, अपना जो उसका लाइफ टाइम रहता है, उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लगभग जो है 1 हो गया है, ठीक है। कहाँ पे? बहुत सारे एशियन नेशंस में, मतलब जो है लोग या तो बच्चा पैदा ही नहीं कर रहे हैं या फिर वो शादी नहीं कर रहे हैं। तो ये, तो इससे क्या हो सकता है, पॉपुलेशन का राइजेस आ सकते हैं। इसी आर्टिकल में ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं, ये जो सर्वे हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? बट इज डॉक्सिंग एंड वट मेजर्स कैन बी टेकन इफ़ यू हैव इट हैपन्स टू यू। डॉक्सिंग क्या होती है और आपको क्या करना चाहिए अगर आपके साथ डॉक्सिंग होती है? सबसे पहले मैं आपको डॉक्सिंग के बारे में बताता हूँ। डॉक्सिंग ये क्या होता है, जब आपकी कोई जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है उसको पब्लिकली लीक कर देता है, डिजिटल वर्ल्ड में लीक कर देता है, तो उसको बोलते हैं डॉक्सिंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अब्यूज़र्स होते हैं, वो आपको टारगेट करते हैं बहुत सारी जगह से आपके प्राइवेट वीडियोज़ पे। तो ये होती है डॉक्सिंग, उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है अपनी प्राइवेट जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा डिस्क्लोज़ ना करें, या फिर लोगों को जो है आप मतलब ये मत कहें कि आप मेरे प्राइवेट वीडियो को जो है पब्लिकली चढ़ा दें, ठीक है। इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इंटरनेट पे जो है वो मिनिमम इन्फॉर्मेशन रखें। और अगर आपके पास साथ डॉक्सिंग हो जाती है, सपोज़ करो आपके किसी फ्रेंड ने आपका वीडियो चढ़ा दिया और उसके बाद वो वायरल हो गया, और तीसरा बंदा आपको कोई ब्लैकमेल करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके सारे रिकॉर्ड्स रखने चाहिए, और किस किस ने आपको अब्यूज़ किया है उसको कलेक्ट करना चाहिए, और जो है अथॉरिटीज़ को देना चाहिए, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। उसी को लेके दिया गया है। तो ये डॉक्सिंग जो वर्ड है आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये बिजनेस की न्यूज़ आ गई तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी यही लिखा हुआ है कि जब जो है ईरान ने जो है ना इज़राइल के ऊपर अटैक करके ये सिग्नल दिया है कि जो हमारी पेशेंट्स थी वो अभी अवर हो चुकी है, और अभी हम लोग जो हैं ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं सहेंगे। इसके बारे में मैंने पहले ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है वो कर दी है, ठीक है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ में क्या है, आपको पता है कल धोनी ने जो है काफ़ी अच्छा खेला, 3 छक्के मारे, और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो जीत गई। इसमें जो है जो पथिराना है और जो धोनी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस डाला, और मैच जो है वो जीत गई। और पहला मैच जो है वो कोलकाता जीत गई थी गुजरात से। तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर करो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और डेली आपके लिए वीडियो ला सकूँ, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगा आपके लिए। तो कमेंट करें, लाइक करें, इसको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।